की खुशबू। आज आपने अपने स्ट्रैटेजिक दर्शन जो आपका प्लेटफॉर्म है और खास करके यंग यूथ को विश्लेषण, स्ट्रैटेजिक विश्लेषण को जो उनको काम आएगा टू अंडरस्टैंडिंग फॉर देयर ओन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम ग्रोइंग अप एंड ऑल्सो फॉर टेकिंग एग्जाम्स एंड फेसिंग पीपल एंड एक्सप्लेनिंग। आप जो बात कह रही हैं उनको समझाने के लिए कि जो एक चीज हो रहा है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है गोइंग टू बी, और ये सालों साल इसकी बातचीत होगी और क्या इसमें सफल होगा रशिया या फेल होगा और उसकी क्या मतलब है। और ये हो रहा है 7 महीने बाद। 24 फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर में हमला डाला था, ऑपरेशन स्टार्टेड, जिसको उसने कहा स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस। और कितने फौज थी? 1.5 लाख ट्रुप्स के साथ वो आए थे, जो कि सब दुनिया क्यों पुतिन, जबकि उनके पास खड़ी सेना जो है, जो उनके पास एक्चुअल स्टैंडिंग आर्म फोर्सेस हैं, इट इज मोर देन 8 लाख। तो उसमें से क्यों इन्होंने केवल 1.5 एंड दैट ऑल्सो रिजर्विस्ट। देखिए रशिया के पास में 25 लाख रिजर्विस्ट का प्रोविजन है। उसमें से अभी जो उन्होंने अनाउंस किया है 2 दिन पहले, जो उन्होंने पूरे नेशनल अपने लोगों को जब वो संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब तक तो हम स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहे थे और हमने अपनी सब चीज़ अचीव की है, बट अब हम पार्शियल मोबिलाइजेशन करेंगे, जिसमें 25 लाख में से 3 लाख जो कि बेसिकली वो वेटरन्स हैं, जो इनको जिनको एक्सपीरियंस है, कॉम्बैट एक्सपीरियंस, जो मिलिट्री में रहे हैं, वो आएंगे। हमारे ऐसे लोग की तरह जिनको एक्सपीरियंस है टू फाइट ए बैटल, जो कॉम्बैट में रहे हैं, तो उनको मोबिलाइज कर रहे हैं वो तकरीबन 3 लाख। और वो अब कहते हैं कि वी आर गोइंग टू हैव द मिलिट्री ऑपरेशन इन दिस एरिया, नॉट द स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, बट अब हम अनलिस्ट करेंगे। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्यों ये रेफरेंडम जो हो रहा है 23 से 27 सितंबर में, 7 महीने बाद, क्या स्ट्रैटेजिक टाइमिंग्स हैं? स्ट्रैटेजिक टाइमिंग को समझने के लिए देखिए, विंटर फॉल हो रहा है, विंटर, और विंटर के लिए जो इस महीने के अंत में, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुतिन ने एकदम स्टेज सेट कर दिया है टू फाइट जिसको कहते हैं एनर्जी वॉर। यूरोप के अंदर में, खास करके जर्मनी में जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 है, नॉर्ड स्ट्रीम 1, उससे पूरा का पूरा गैस सप्लाई, ऑयल की सप्लाई, इसको रोक लगाई है या इसको क्षमता को कम कर दिया है। वो कभी भी इसको रोक सकते हैं। तो अब जो वो करना चाहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक टाइमिंग है और इसको समझता है, इसको नाटो समझता है, इसको यूरोप समझता है, इसको वेस्ट समझता है कि यदि ये होगा तो इस बार एक्चुअल हिट करेगा। अब टिल नाउ तो वो कह रहे थे कि सैंक्शन आपने लगाया, सैंक्शन लगाया तो पुतिन ने उसको ऊपर काउंटर करने के लिए बोथ फूड ग्रेन्स, क्योंकि उन्होंने चोक कर दिया था सी ऑफ जॉब एंड सी ब्लैक सी, और किस तरह से हमने देखा कि फूड ग्रेन की टोटल जो सप्लाई थी, रिजर्व थी यूक्रेन की, उसको मूव नहीं करने दे रहे थे, जो कि अभी 2 महीने पहले उन्होंने परमिट किया है ओडेसा से, जो कि ब्लैक सी से होते हुए खास करके अफ्रीकन और सीरिया इन कंट्रीज में जा रहा है, जहां पे पार्शियल रिलीफ आई है। उसके बाद ये जो अभी वो करेंगे वो है कि टाइमिंग देखो, और रेफरेंडम उन्होंने डाल दिया। रेफरेंडम किस लिए? कि जो 4 इलाके हैं जो हमको समझना होगा और क्यों ये हुआ। देखिए 4 इलाके को जब इसको मैप में देखिए ना, ये इलाका कौन सा है? लोहांस्क, डोनेस्क, हाँ, और डोनबास का इलाका जो है, इसके ऊपर में मारियोपोल, जो बहुत बैटल, जो जब स्टील प्लांट में मेजर बैटल लड़ी गई और मेजर विक्ट्री हुई एनसीआर के ऊपर में, जेफ्रोजिया का जो न्यूक्लियर प्लांट है, और बड़ा सरप्राइजिंग है, ये पूरा इलाका नहीं है जेफ्रोजिया का, बट जेफ्रोजिया का
पार्शियल इलाका है जहां पर वहां पर जो यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है उसको ऑपरेट तो कर रहे हैं, यूक्रेनियन को करने दे रहे हैं, मगर इसके ऊपर में कब्जा किसका है? रशिया का। और यहां पर जो जिस तरह से फायर असॉल्ट रशिया की तरफ से, और यूक्रेन भी काउंटर ऑफेंसिव फायर, ये एक्चुअल अटैक नहीं करता पर फायर असॉल्ट है, हाई मार्स वेपन सिस्टम, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस के यूज हो रहे हैं, और काफी इनकी आर्टी ड्यूएल जो चलती है फायर असॉल्ट की चलती है। खेरसॉन वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो स्ट्रेच आउट नहीं कर रहा है। यहां ओडेसा है, ओडेसा में वो स्ट्रेच आउट नहीं कर रहा है क्योंकि शायद ओडेसा वो छोड़ रखा है कि यदि जरूरत पड़े तो आगे की कार्रवाई करने की जरूरत हुई तो वो करेगा। खेरसॉन से पानी आती है क्रीमिया को, और जो क्रीमिया में सारा ब्लैक सी का वाटर तो क्रीमिया में आज के दिन में चल रहा था, मगर खेरसॉन से जो पानी आती है तो खेरसॉन बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। मारियोपोल जो डोनेट्स्क का हिस्सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा वो पोर्ट उन्होंने विद सेवास्तोपोल जो क्रीमिया में है वो रशिया के कंट्रोल में। बट इस बीच में एक नैरेटिव जो चली थी, और नैरेटिव क्या है, ये सच्चाई भी है कि काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च हुआ है, यूक्रेन ने बहुत बड़े किया है, और पूरे वेपन सिस्टम जो आ रहा है उनको वेस्ट से उसका बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें रशिया की बहुत, सबसे पहले तो क्रीमिया में हुआ था, यहाँ जो फायर असॉल्ट हुआ था, जो हाईमार्स का यूज़ हुआ है वहाँ क्रीमिया में, तो उनके जो रशिया के बहुत क्षति हुई है, उनके पूरे के पूरे जो एयर बेस है उसके ऊपर में स्ट्राइक हुआ, उसके बाद सेवास्तोपोल में स्ट्राइक हुआ, तो क्रीमिया में तो हुआ है, ये सच्चाई है। ओडेसा में जो आप ये देख रहे हैं स्नैक आइलैंड, वहाँ से भी रशिया निकल गया है क्योंकि वो अपने को सीमित करना चाहता है कि जिससे वो एब्सोल्युटली डिफेंसिव बैटल लड़ सके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंजुम है एक, हाँ ये खार्किव का इलाका है जहाँ हम बात करते हैं खार्किव, यहाँ पर तो इन जगहों से उसने, और इंजुम को भी जहाँ पर काउंटर ऑफेंसिव आया था जिसके ऊपर में जेलेंस्की साहब भी वहाँ गए थे और उनकी कार की एक्सीडेंट सा हो गया था और वो बच गए, मगर वहाँ पर यूक्रेनियन ने काउंटर ऑफेंसिव डाला है। और क्या ये स्ट्रेटेजिक विड्रॉल था, वहाँ से छोड़ के गए हैं, मगर मेरे ख्याल से उनको पीछे हटना पड़ा है इस इलाके में। मगर ये छोटी चीज़ें हैं, कोई बड़ी सी चीज़ नहीं हुई है, पूरा इलाका इंटैक्ट है। खेरसॉन में भी जगह जगह काउंटर ऑफेंसिव आई है, तो ऐसा नहीं है कि यूक्रेन छोड़ रहा है। यूक्रेन एब्सोल्युटली जेलेंस्की के नीचे में वो लगे हुए हैं एक डिटरमिन्ड नेशनलिस्ट की तरह कि कम से कम जगह को बचाए, खोएं वो। और वो अब मोरलेस इस जो इलाके में आप देख रही हैं जिस तरह से 1 2 3 4 दिखाया गया है, क्रीमिया तो है ही है, वो रशिया के कंट्रोल में आ चुका है और बहुत तगड़ा कंट्रोल है, और रेफरेंडम तो हो रहा ही है। अब रेफरेंडम जैसे मैंने बताया, जब रेफरेंडम हो जाएगा तो ये रशिया का पार्ट हो जाएगा। रेफरेंडम क्या है? क्या आप रशियन फेडरेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके ऊपर में वोटिंग है, और वोटिंग जब हो गई तो वोटिंग होगी तो वो रशिया के चला जाएगा, तो इसका डिफेंस की जिम्मेवारी रशिया की हो जाएगी, और सेल्फ डिफेंस के अंदर में रशिया कुछ भी कर सकता है। ये पुतिन साहब बोल रहे हैं सेल्फ डिफेंस के ऊपर में, यदि हमें स्ट्रैटेजिक वेपन का भी यूज़, स्ट्रैटेजिक वेपन जब बोलते हैं तो उसके अंदर में जो न्यूक्लियर बात करते हैं, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, उनका भी ऐसा शायद विश्लेषण है और ऐसा शायद इरादा भी है, भले ना करें मगर वो बोल रहे हैं कि कर सकते हैं। तो पुतिन कैन गो एनीवेयर, विच बहुत सीरियसली इसको वेस्ट लेता है, इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं अमेरिकन, इसको नाटो। तो ऐसा कहा भी जा रहा है, ऐसा पढ़ने में भी आ रहा है और विश्लेषण भी है और बहुत लोगों का है कि शायद इस रेफरेंडम के बाद, जो कि पहले भी हुआ है, सेम पैटर्न है, पैटर्न सेम है खुशबू, इसको आप समझिए पैटर्न। देखिए जॉर्जिया में 2008 में जब पहली बार जब रशिया ने सेम इन्वेजन हुई, और उसके बाद दो इलाके वहाँ जो साउथ ओस्टेनिया है और भांकाजिया, दो इलाके का जो इंडिपेंडेंस हुआ इन जॉर्जिया, जॉर्जिया आपको आप इसके नीचे पड़ता है, मगर वो दो इलाके में भी ऐसे ही, और जिस तरह से क्रीमिया में 2014 के अंदर
क्राइमिया में जिस तरह से यहाँ रेफरेंडम हुआ और फिर वो रशियन फेडरेशन के अंदर में आया, उसकी पूरी जिम्मेवारी उसकी है। और उन्होंने किस तरह से, देखिए अभी सेवेस्टोपोल में तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजिक नेवल मिलिट्री फ्लीट को पहुंचा दिया है। ये पूरा डोमिनेशन इनके ऊपर में है, जो कि ब्लैक सी से यदि मेडिटेरियन की तरफ आप जाइएगा तो ये इलाके अभी रशियंस कंट्रोल में आ चुके हैं। अब बात ये होती है कि यदि कोई रिवर्सेस होता है और बड़े तौर पर, क्योंकि देखिए नाटो तो बूट ऑन ग्राउंड देगा नहीं, नाटो जितना करना था वो कर चुका है, जितना वो और हथियार दे सकता है और एयरक्राफ्ट दे सकता है, और जेलेंस्की जिस तरह से यूक्रेनियन दिखा रहे हैं रिजॉल्व, वो इसका इस्तेमाल भी करेंगे। मगर ये ज़्यादा स्पिन ऑफ हुआ तो रशिया इस बार बहुत डिवास्टेटिंग, क्योंकि इनको वो मिलिट्री बेस बना देगा। ये मिलिट्री बेस होगा तो उनके टोटल वहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके बाद डिफेंसिव पोजीशंस ले लेंगे, जिसको इवेक्ट करने के लिए आपको जिस तरह से बैटल ऑफ मारियोपोल हुआ था, स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइट, आपको ट्रेंच वॉरफेयर, जो आपको जो ऑफेंसिव काउंटर ऑफेंसिव आप लॉन्च करेंगे तो प्रॉपर असॉल्ट के बाद ही कर पाएंगे। ये फायर असॉल्ट से कुछ नहीं होने वाला है। तो ये वेस्टर्न भी जानता है इसको, और वो बहुत डिवास्टेटिंग होगा एंड इट कैन लीड टूवर्ड द थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो आपके दर्शकों को, आपके जो आप यूथ को टारगेट करती हैं, आप स्ट्रैटेजिक दर्शन, क्यों उनको समझ में आए, उनको ये काम आए, जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, उनको एग्जामिनेशंस में या उनके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब वो बोलते हैं तो उन चीज़ों को बड़े बारीकी से समझ करके बता सके, छोटे छोटे पॉइंट लेकर के। तो थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू जनरल सिन्हा। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्ट्रैटेजिक दर्शन को सब्सक्राइब कीजिए।